नमस्कार। हम अब चर्चा करेंगे भारत और श्रीलंका के संबंध करें। भारत श्रीलंका निकाल लो। चलो आप एक छोटा सा प्रश्न मुझे ये बताओ, पहला रॉकेट किसने छोड़ा था? पहला रॉकेट किसने छोड़ा था? यूएसएसआर ने। हंसना नहीं, यूएसएसआर ने छोड़ा था। मानव रहित विमान पहले आसमान में यूएसएसआर का गया था। फिर मानव के साथ किसने भेजा था? अमेरिका ने भेजा था। ऐसे ही भारत की बहुत सारी उपलब्धियां हैं पुरुषों के बारे में और स्त्रियों के बारे में। आप ये बताओ, वो पहली भारतीय स्त्री कौन थी जो विदेश गई थी? माता सीता कहाँ गई थी? गई थी या ले जाई गई थी? ठीक, श्रीलंका गई थी, है ना। वहीं से शुरुआत करते हैं। तो श्रीलंका से हमारे संबंध कोई आज के नहीं है, कब से हैं? जब वहां रावण राज करता था और अपने यहाँ राम राज करता था। उसके बाद आज राज आया, राम राज्य, इतने सालों बाद अब आया। हमारे संबंध तब से है, आज से कितने हजार साल पहले। तब रावण की बारात आई थी मंडोर, जोधपुर में ना। तब से हमारे संबंध है श्रीलंका के साथ। तो इतने पुराने संबंधों की हम शुरुआत नहीं करेंगे, हम ताजा दो संबंध है उनकी चर्चा कर लेंगे। देखिए, भारत और श्रीलंका के संबंध है, अगर हम इनकी चर्चा करें तो हमें एक तो इस मुद्दे पे ध्यान केंद्रित करना होगा जिसको हम कौन सा बोलते हैं? तमिल समस्या बोलते हैं। इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। दूसरा है कच्छातीवु टापू, ये है। और तो कोई मुद्दा नहीं है इनके मध्य। मेन समस्या है ये वाली, इसको तो हमने सलटा ही लिया। ये समस्या करेंगे तो अधिकांश श्रीलंका और भारत के संबंधों का बखान हो जाएगा इसी के तहत। सेतु समुद्रम, ये भी चर्चा कर ले। अपन इसकी चर्चा करते हैं, तमिल समस्या। भारत का मैप है ना, कभी भी आप देखना किसके बगैर पूरा नहीं होता। और संसार में सबसे आसान मैप किसका है? श्रीलंका का है। ये है तमिलनाडु। और ये ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला, ये है जाफना। जाफना प्रायद्वीप, द्वीप होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, तो प्रायद्वीप तीन ओर से पानी से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ये देखिए, यहां पानी है, यहां, लेकिन एक तरफ पानी नहीं है। ये जाफना प्रायद्वीप है। श्रीलंका भी अंग्रेजों का गुलाम था और भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था। तो श्रीलंका में इस क्षेत्र में यहां जंगल ही जंगल है और बहुत भारी, यहां बारिश भी बहुत होती है। तो यहां जंगल और अन्य पेड़ पौधों की खेती करवाने के लिए इन तमिलों को अंग्रेज कहां लाए? जाफना में लाए, यानी श्रीलंका में लाए। अब फिर ये है भी थोड़ी सी दूर। और
यहां लाए ना तो फिर ये यहां खेती करने लग गए और उसके बाद यहीं बस गए। और इनकी पीढ़ियां यहां लगभग लगभग भी देश की आजादी को हो गए 70 साल, उससे पहले भी लगभग 80-90 साल पहले यहां गए थे। 150 साल हो गए इनको यहां रहते हुए। और 150 साल में जब आप एक जगह रह रहे हैं 60-70 सालों में, तो आप कहां के हो जाते हैं, वहीं की आपकी रिश्तेदारियां डेवलप हो जाती है, आपके अन्य रिश्तेदार आ जाते हैं, आपके गांव बस जाते हैं और पुरानी चीजों से आपके संबंध कट हो जाते हैं। 60-70 साल लगते हैं इतने काम होने में। तो अब ये वाली जो श्रीलंकाई तमिल है ना, इनका इनसे इतना ही है कि ये भी तमिल है और ये भी तमिल है, इनका और कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, ये मूलतः यहीं के हो गए हैं। अब ये यहाँ के जो तमिल गए थे, ये तमिल या तो हिंदू हैं और या ये यहाँ जो तमिल रहते हैं वो है कौन, मुस्लिम है। लेकिन चूंकि ये प्रताड़ित है इसलिए हिंदू मुस्लिम नहीं है, बल्कि ये कौन है, तमिल है। अब इन तमिलों के साथ संकट क्या है, जब तक दोनों जगह अंग्रेज थे तमिलों के कोई संकट नहीं था। इन तमिलों के संकट तब आना शुरू हुआ जब अंग्रेज छोड़ के चले गए, श्रीलंका भी आजाद हो गया और भारत भी आजाद हो गया। तब इस जो बाकी क्षेत्र है यहां जो रहते हैं वो है बौद्ध, और श्रीलंका में बौद्धों का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो हम अशोक के टाइम से देखते हैं, जब उसकी वो बेटी संघमित्रा और महेंद्र और वो गए थे, तब से यहां बौद्ध धर्म है। श्रीलंका मूलतः बौद्धों का है। और बौद्ध जो भाषा बोलते हैं वो कौन से है, सिंहली। तो बौद्ध सिंहली भाषा है और तमिल वाले तमिल बोलते हैं। शुरुआती विवाद वहीं से हुआ जब श्रीलंका आजाद हो गया, तो वो विवाद जो भारत में उठा था वो श्रीलंका में भी उठा। अब भारत में राष्ट्रभाषा किसको बनाए, तो हमने राष्ट्रभाषा के विवाद के लिए खूब प्रयास किए। सबसे ज्यादा विवाद हुआ जो संविधान सभा में, वह किसके ऊपर था, राष्ट्रभाषा को लेकर। सबसे कम विवाद हुआ था यूनिवर्सल सरफेस के ऊपर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। सबसे ज्यादा विवाद हुआ था भाषाई मुद्दे के ऊपर। फिर हमने वो एक कमेटी बनाई थी, क्या नाम उसका, भाषाई विवाद के लिए। एक वो साउथ इंडियन था, एक मुंशी, के मुंशी, और दूसरा कौन था, एक और था। एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी से फिर हमने ये कहा कि किसी भी भाषा को हम राष्ट्रभाषा नहीं बनाएंगे, बल्कि हमने फिर हिंदी को कौन सी भाषा बनाई, राजकीय भाषा बनाई। राजकीय होता है राजकाज की भाषा, राष्ट्रभाषा होती है जिसमें सारे काम होते हैं, बोलते हो, आप सोचते हो, पुस्तकें लिखी जाती है। तो राष्ट्रभाषा है ना, ये व्यापक मुद्दा होता है। तो भारत ने तो इस मुद्दे का कर लिया इलाज, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय कौन सी भाषा बना दिया, राजकीय। विवाद समाप्त हो गया, क्योंकि साउथ इंडियन हिंदी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोले राष्ट्र में हम भी तो आते हैं, हमें तो हिंदी समझ में नहीं आती। लेकिन श्रीलंकाई लोगों ने ये काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया, सिंहली को क्या बना दिया, राष्ट्रभाषा बना दिया। अब आप कहते हैं भाषा से क्या फर्क पड़ता है, भाषा जीवनदायिनी होती है। आज हम राजस्थानी से एमए क्यों नहीं करते, ग्रेजुएशन में हमारे पास राजस्थानी विषय क्यों नहीं है, बताओ, क्योंकि नौकरियां नहीं है। अगर आज स्कूल में संस्कृत की बजाय थर्ड लैंग्वेज राजस्थानी पढ़ाई जाए तो हम कहा, बीए में हमारे पास क्या होगी, राजस्थानी, क्योंकि हम थर्ड लैंग्वेज 9th-10th में फिर हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थानी पढ़ेंगे। फिर स्कूल लेक्चरर बनेंगे राजस्थानी के अंदर, एक सब्जेक्ट चलेगा पूरा। लेकिन आज तो चलता ही नहीं है, क्योंकि हमें उसका दर्जा नहीं है ना, संवैधानिक भाषा का दर्जा नहीं है, इस वजह से नहीं हो, थर्ड लैंग्वेज बन नहीं पा रहे हम। तो भाषा ना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आज आईएएस देखो आप, आईएएस अंग्रेजी पृष्ठभूमि वाले क्यों बन रहे हैं। इस बार 800-900 आईएएस बने थे, 53 आईएएस बने कौन सी भाषा के, हिंदी भाषा, वो भी नीचे वाली रैंक के अंदर जाके। यह हालात है। और हम कह रहे इस बार हिंदी छा गई है। अरे टोटल के आप 5% बन रहे और हिंदी छा गई है, वो भी तब जब किसकी है, हिंदी भाषियों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, और फिर भी कौन सी भाषा चल रही है। तो ये जो भाषाई मुद्दे हैं, इलीट्स के द्वारा अपने फायदे के लिए उठाए गए मुद्दे होते हैं। अपन इनके लिए झगड़ते रहते हैं, ये अपना पूरा वो मामला गोल करते रहते हैं। तो श्रीलंका में यही हुआ। इससे क्या होता है, आपके रोजगार पे, हर चीज के ऊपर आपका फर्क पड़ता है। तो शुरुआती विवाद इन भाषाओं को लेके हुआ यहां, और ये विवाद फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि ये जो तमिल है ये इस जाफना में थोड़ी सी जगह केंद्रित है, और ये यहाँ अल्पसंख्यक है। और बौद्ध क्या है,
बहुसंख्यक है, जो यहाँ के मूल निवासी है। ये कहते हैं कि श्रीलंका के संसाधनों पे हमारा हक है। ये कहते हैं हम भी तो यहीं के हो गए, हमारा भी इन पे क्या है, हक है। हमें भी आप प्रधानमंत्री बनाओ, हमें भी राष्ट्रपति बनाओ, और कुछ नहीं तो उपराष्ट्रपति बना दो, कुछ पद तो दो हमें, नौकरशाही में हमें पद दे दो, संसाधनों का वितरण कर दो, फैक्ट्रियां ले दो, हमारे भी पुलिस अफसर बनाओ। लेकिन नहीं, जैसा राजस्थान में हो रहा है, सारे पद किसके पास आ गए हैं। ऐसा यहां भी हो गया, सारे पद किसने रोक लिए, इन सीएनडीओ ने रोक लिए। तब ये रोए कौन, तमिल वाले, हमें भी तो मौका दो। तब से वहां एक समस्या शुरू हुई, कौन सी, तमिल समस्या। तमिलों के और सीएनडीओ के झगड़े शुरू हो गए, और सीएनडीओ ने कहना शुरू कर दिया, अब आप अपने देश वापिस जाओ। अब ये वापिस थोड़ी जाएंगे। फिर ये तो जवाहरलाल नेहरू ना बुद्धिमान व्यक्ति था, एक बुद्धिमानी का काम किया जवाहरलाल नेहरू ने। बोला वापिस नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे थोड़ी है, हमारे तो वो गए थे तो शुरू में 100-150 थे, अब तो ये लाखों हो गए वहां, अब ये हमारे नहीं है। क्योंकि इनकी संतान उत्पत्ति कहाँ हुई है, आपके यहाँ हुई है, तो शुरुआत वाले 100-150-200 दे दो, बाकी उनके औलादों को, बाकी पीढ़ियां तुम रखो। वो बोले वो तो मर गए, तो वो तो गए, फिर वो नहीं लेंगे। तो नेहरू ने सबसे बड़ी अच्छा काम ये किया कि इनको वापिस नहीं दिया, बस ये अच्छा। अगर वो आदर्शवादी नीति में बह जाते, इनको वापस ले लेते, तो बड़ा दिक्कत हो जाती। क्योंकि अगर ये वापस आ जाएंगे तो बताओ वापस कहाँ आएंगे, तमिलनाडु में। तो भाई भाई के लिए जमीन के लिए लड़ पड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए। तो ये यहाँ आएंगे तो ये कहीं तो रहेंगे ना। अब ये जब लाखों की संख्या में आएंगे तो इनको घर भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, तो घर और जमीन होगा किसका, जो पहले से कहाँ रह रहे हैं। तो इन फिर दो प्रकार के तमिल हो जाएंगे, एक जो कहां से लौटे हुए तमिल है, श्रीलंका से, और दूसरे कौन से तमिल है, यहाँ के मूल तमिल है, भारतीय तमिल है, ये झगड़ा करेंगे। और अब भी ये जो मूल तमिल है ना, जो तमिलनाडु में रहते हैं, ये श्रीलंकाई तमिलों को दोयम दर्जे का समझते हैं। अगर इनके रिश्तेदार भी हो जाती है तो ये उनको स्वीकार नहीं करते, इतना ये है इनका चलता है। तो अब पहला जो समझौता हुआ इस मुद्दे को लेके, वो हुआ 1954 में, नेहरू और कोटले वाला। देखिए, है तो ये समस्या किसके बीच की, श्रीलंका की आंतरिक समस्या है ये। भाई तुम जानो, तुम बौद्ध, तुम सिंगली, हमें क्या मतलब है, तुम तमिल आपस में, भारत का क्या संबंध है। लेकिन भारत प्रभावित होता है क्योंकि ये पड़ोसी देश है, ये यहां से पलायन करते तो सीधे कहां आते हैं, ये भारत में घुसते हैं, ये तेर तार के आ जाते हैं, ये छोटी छोटी डोगियां लेके, कई तो टूप लेके आ जाते हैं, टूप है ना, टूप लेके तैरते हुए यहाँ आ जाते हैं, कई सीधे ही तैर के आ जाते हैं यहाँ। तो ये है नेहरू कोटले वाला समझौता। नेहरू ने तमिलों को वापस नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि देखिए आप तमिलों को शांत रखिए, इनको अधिकार दीजिए, आप इनको नौकरी का, पढ़ने लिखने का, भाषा का अधिकार दीजिए। तो पहला समझौता हुआ नेहरू कोटले वाला समझौता। फिर 1964 में नेहरू की डेथ हो गई और शास्त्री जी आ गए। तो 10 साल बाद शास्त्री और श्री भंडारनायके, इनके मध्य एक समझौता हुआ तमिलों को लेके। फिर शांति के लिए समझौता हुआ कि तमिलों को दो आप कुछ। अगला समझौता हुआ 1974 में। इस टाइम यहां इंदिरा गांधी थी। श्री भंडारनायके को तो मार दिया तमिलों ने, और उसकी जगह राष्ट्रपति बनी श्रीमती भंडारनायके। यह समझौता हुआ इंदिरा गांधी और श्रीमती भंडारनायके के मध्य 1974 में। अब यहां तक आते आते इनको ने बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ तमिलों को इन समझौतों से। श्रीलंका के सिंहलियों ने, इन बौद्धों ने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया। परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे ये बौद्ध, ये जो तमिल है ना, ये हिंसक होने लगे और इन्होंने एक अपना संगठन बना लिया, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, और अपना अलग इलम मांगने लगे। इलम होता है राष्ट्र। ये कहे तमिलों का क्या होना चाहिए, एक तमिल इलम, तमिलों का राष्ट्र। इसके लिए क्या बनाया गया, लिबरेशन टाइगर्स। लिबरेशन का संगठन, टाइगर्स का संगठन, यानी तमिलों के युवा इकट्ठे हुए और उन्हें हथियार उठा लिए। कौन सा संगठन बनाया गया,
लिट्टे। और लिट्टे इतना खतरनाक था कि एक बार तो हालात ये हो गई थी कि संसार की सबसे जो खतरनाक खुफिया एजेंसी है ना, वो इजराइल की है, मोसाद। ये उससे भी खतरनाक थे, किसी को कहीं भी मार देते थे। और मारने का एक नया स्टाइल लिट्टे लेके आए थे संसार में पहली बार, वो थे आत्मघाती हमले। आज तक जो भी आतंकी घटनाएं होती थी, कहीं की भी देख लो, उसमें आप सामने वाले को मारते हैं, फिर या तो आप भाग जाते हैं, या आप पकड़े जाते हैं, या आप हाथों हाथ मार दिए जाते हैं। लेकिन खुद के बम बांध के और अगले को मार देना और खुद ही मर जाना, ये पहली बार इजाद किसने किया? लिट्टे की है। और लिट्टे ने कई तो अमेरिकन राष्ट्रपति मार दिए, अपने भारतीय प्रधानमंत्री। इस राजीव गांधी को इसी टेक्निक से मारा लिट्टे ने। तो एक टाइम ये संसार का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन था। आतंकवादी संगठन हम तो क्यों कहें, सबसे खतरनाक स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन था, जो आजादी चाह रहे हैं किनके अत्याचारों से? बौद्धों के अत्याचारों से। तो ये इंदिरा गांधी और भंडार नायक के तो ये समझौते हुए। अब 1985 में श्रीलंका ने एक खतरनाक काम शुरू किया। श्रीलंका ने इस जाफना को घेर लिया। जाफना को इसलिए घेर लिया कि इसने लिट्टे ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी और ये जगह जगह मारने लगा। कभी मिलिट्री बेस के ऊपर जाके और इससे भरा हुआ क्या नाम, ट्रक भरा हुआ बमों का बारूद से ये बिड़ा देता था। कभी वो राष्ट्रपति भवन से बिड़ा देते थे, जीप ले जाके बिड़ा देते सीधे ही, खुद भी मर जाते और जगह को भी उड़ा देते। तब ऐसे में क्या किया, इनको घेर लिया। यहां मिलिट्री ने, गृह युद्ध शुरू हो गया। अब मिलिट्री ने घेर लिया ना, तब ये तमिल रोए, क्योंकि मिलिट्री ने मारना शुरू कर दिया। श्रीलंका मिलिट्री ने जाफना का घेराव हुआ। यहां से ना इनकी सारी कनेक्टिविटी काट दी, हथियार वथियार आना। लेकिन ये थोड़ा सा ये है कि ये ना बहुत ही घना जंगल है यहाँ, इस पूरे एरिया में बारिश बहुत होती है, तो ये बहुत ही ये जंगली जंगल है यहाँ। तो अगर मैदान होते तो लिट्टे का सफाया आसानी से हो जाए। लिट्टे तो फिर जंगलों के और अंदर चला गया, और वो रास्ते सिर्फ कौन जानते हैं? लिट्टे वाले जानते हैं। अब ये चारों तरफ से गिर गए ना, तो रसद आना बंद हो गया इनके पास। अब ये तमिल भूखे मरने लगे। भूखे मरने लगे तो ये मुद्दा पहुंचा भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास, और ये झगड़े की शुरुआत होती है 1985 से। तब राजीव गांधी ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन ईगल। और इस ऑपरेशन ईगल के तहत इस घेराबंदी को तोड़ के तमिलनाडु से हवाई जहाज उड़ते, हेलीकॉप्टर उड़ते, और कहां जाते? जाफना में। और जाफना में राहत सामग्री और भोजन के पैकेट गिराते। ऐसे में जयवर्धन ने, जो कि श्रीलंका का राष्ट्रपति है, वो रोया। वो क्या, आप कर क्या रहे हो? आपके हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर है, ये मेरे संप्रभुता का क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं। ये मेरे क्षेत्र में आते हैं। तो राजीव गांधी बोले कि आपके क्षेत्र में इसलिए आते हैं क्योंकि आप तमिलों को भूखा मार रहे हैं, और हम ऐसे मानवीय सहार को देख नहीं सकते, ये हमारे ही तो दोस्त हैं। तो ऑपरेशन ईगल पे विवाद हुआ, किस किस के मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य ऑपरेशन ईगल। अब ये विवाद धीरे धीरे और बढ़ा तो भारत ने क्या किया? तमिलों की और सहायता शुरू कर दी। अब कोई श्रीलंका इतना बड़ा देश थोड़ी है कि भारत के सामने टिक जाए। अब श्रीलंका के लोगों ने देखा, यहाँ के सत्ताधीशों ने, कि अब भारत से सहयोग लेना ही पड़ेगा। तब जयवर्धन ने राजीव गांधी और डिप्लोमेट से बात की, तो क्या इस मुद्दे को अपन समाधान करते हैं? तो ये पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया, और दिल्ली में राजीव गांधी और जयवर्धन की बात हुई। और ये घटना है 1987 की। अब दिल्ली में राजीव गांधी है, दिल्ली में जयवर्धन है जो राष्ट्रपति है। अब श्रीलंका में ना दो पद पाए जाते हैं, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ फ्रांस वाली व्यवस्था है, अर्ध संसदात्मक अर्ध अध्यक्षात्मक। तो यहाँ प्रधानमंत्री नाम मात्र का होता है, राष्ट्रपति वास्तविक होता है। तो राष्ट्रपति आया हुआ था यहां से। और
इस लिट्टे का जो मुखिया है ना, वो है प्रभाकरण। अगर आप श्रीलंका की इस समस्या को देखना चाहते हो तो पीछे मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, कॉमन मैन था, क्या था वो मनोज वाजपेयी की है, फैमिली मैन है ना। उसमें इस समस्या को बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया गया है, आप देखना ना। कुछ नहीं आता है 1 घंटे की, आप वैसे ही व्हाट्सएप पे या वहां कुछ देखते रहते हो। इससे अच्छा एक साथ मत देखना पूरी को, धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में आधा घंटा निकाल के देखना। प्रभाकरण, उसमें प्रभाकरण भी दिख जाएगा आपको, सारे दिख जाएंगे। ये लिट्टे का मुख्य है प्रभाकरण। ये दिल्ली आया हुआ है, ये भी दिल्ली आया है, क्योंकि देखिए बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत सारी होती है। कुछ डिप्लोमेसी तो वो होती है जो सामने होती है, कुछ कहां होती है, बैक चैनल होती है। प्रभाकरण भी दिल्ली में। अब राजीव गांधी और जयवर्धने के मध्य वार्ता होती है। अब वार्ता होती है तो राजीव गांधी बोला कि जयवर्धने तू ना ये हटा तेरी सेना को यहां से, और ये जाफना का जो घेरा डाल रखा था इस घेरे को हटा। तो बोला साहब आज ही डालेंगे, और आदेश करो। तो बस इतना ही आदेश है। तो फिर आप मेरी दखलंदाजी नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ठीक है, आप ऑपरेशन ईगल विगल ये बंद करो, मेरी संप्रभुता का हनन करना बंद करो, इनकी सहायता बंद करो तमिलों की। ये मेरा देश है, मैं इसको देख लूंगा, मैं इनको अधिकार दे दूंगा ना, राजकीय भाषा का दर्जा दे दूंगा, इन तमिलों को अधिकार भी दे देंगे, सारा दे देंगे। पर एक निवेदन है, कहा कि इस प्रभाकरण से बोलो कि ये ना ये हमारे लोगों को मारे नहीं, और इस लिट्टे को बोलो, ये लिट्टे है ना, इसको भंग कर दोगा तुम लोग, और ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। अब राजीव गांधी सोचिए, तो छोटी सी बात है, उसको ये नहीं पता कि इतने दिनों से तमिल है वो हावी हो रहे हैं, और श्रीलंका की नाक में क्या कर रखा है, दम। इनका संघर्ष अब चरम पे पहुंचा हुआ है। इस टाइम इनके पास पूरी साजो सामान है, फुल हथियार है और फुल सपोर्ट है इनके पास। अब ये छोड़ने वाले नहीं, अब तो ये लड़ेंगे पहले। कौन? लिट्टे। तो ये तो छोटी सी बात है, प्रभाकरण को बोलेंगे करवा देंगे। जयवर्धने को पता था कि प्रभाकरण ये मानेगा नहीं। बोला ठीक है साहब, अगर आप ये करवा दोगे तो मैं बाकी काम कर दूंगा, सारा घेरा टालूंगा और इनको अधिकार, स्वायत्ताएं, स्वतंत्रताएं सारी दे दूंगा, और बताओ आप। बोला ठीक है। अब इन दोनों के मध्य समझौता हो गया। इसको हम बोलते हैं भारत श्रीलंका समझौता, या राजीव गांधी जयवर्धने समझौता। राजीव जयवर्धने समझौता। इसकी डेट याद रख लेना, लिखी होगी कहीं। अब दोनों का समझौता हो गया। अब समझौता हो गया, जयवर्धने को जाना ही था। अब राजीव गांधी ने समझौता होते ही बोला कि बताओ भाई, उसको बुलाओ प्रभाकरण को। तो हमारी गुप्तचर एजेंसियों ने प्रभाकरण को रोक रखा था। लेकिन ये जब समझौता हुआ ना, इसकी जैसी न्यूज आई तो प्रभाकरण के भी तो बहुत सारे लोग हैं जो भारत की खुफिया एजेंसी में, क्योंकि भारत की मिलिट्री में भी तमिल बहुत सारे हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों में कौन पाए जाते हैं? बहुत सारे तमिल। और ये ना बहुत ही मेहनती होते हैं, तो ये बहुत अच्छे पदों के ऊपर रहते हैं हमेशा ही। तो इनके माध्यम से होटल में प्रभाकरण को खबरें मिली रही थी, क्या हो रहा है, जयवर्धने क्या कर रहा है, राजीव गांधी क्या कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि प्रभाकरण महोदय समझौता हो गया। किस किस के मध्य? राजीव गांधी और जयवर्धने के मध्य, श्रीलंका की समस्या को लेके, जाफना प्रायद्वीप के घेराव को लेके। और उसमें राजीव गांधी ने साइन किए ना, उसके ऊपर ये और लिखा हुआ है कि अब लिट्टे क्या डालेगा, हथियार डालेगा। तो प्रभाकरण बोला समझौता हो रहा है तमिलों और सियलियों को लेके, तो ये समझौता तो प्रभाकरण और किसके मध्य होना चाहिए था? जयवर्धने के मध्य। क्योंकि एक देश का मुद्दा, समझौता तो ये करते ना आपस में, और समझौता कर कौन रहा है? तो वो बोला राजीव गांधी होता कौन है समझौते करने वाला? ये कहने वाला कौन होता है कि लिट्टे हथियार डाल देगा, और प्रभाकरण है ये सरेंडर हो जाएगा और आज के बाद शांतिपूर्ण राजनीति करेगा। तो राजीव गांधी ने तो गलत काम कर दिया। अब वो बोला गलत हो गया तो हो गया। प्रभाकरण का हाथों हाथ दिमाग चला और वो गुपचुप कहां से भाग गया, भारत छोड़ के भाग गया। दिल्ली से पता नहीं कैसे निकला और वापस कहां पहुंच गया? श्रीलंका। और श्रीलंका जाके बोला मुझे ये समझौता मान्य है नहीं है, कि अभी तो मौका है शिनलियो को मारने का, अभी तो हम मजबूत हुए, और ये करें तुम क्या डाल दो, हथियार। शिनलियो का भरोसा क्या है? पहले कितने समझौते कर चुके हैं, 54 का, 64 का, 74 का, अभी आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब कौन सा काम करेंगे ये श्रीलंका वाले? तो मैं हथियार नहीं डालूंगा।
हथियार नहीं डालूंगा, तो आते ही उसने गृह युद्ध को और ज्यादा तेज कर दिया। अब गृह युद्ध तेज इसलिए भी हो गया क्योंकि इस समझौते के तहत जयवर्धन ने आते ही मिलिट्री से कहा कि जाफना का घेरा उठा लो। अब जाफना से घेरा उठ गया, घेरा उठ गया। जयवर्धन ने कहा साहब अपने समझौते में क्या बात हुई थी कि यार बात तो ये हुई थी कि लिट्टे क्या डालेगा, हथियार, और ये भी बात हुई थी कि लिट्टे हथियार नहीं डालेगा। अगर श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा तो बीच में दखलंदाजी कौन करेगा, भारत करेगा। भारत अपनी सेना भेजेगा ताकि वो जापड़ तापड़ कर सके किसका, प्रभाकरण का और लिट्टे का और इन तमिलों का। यार ये बात हुई थी तो बात हुई तो पूरा करो। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, मैंने पहला काम कर दिया है। कौन सा, यहां से अपनी मिलिट्री को हटा लिया है। जयवर्धन ने कहा, राजीव गांधी बोला था, उसने कहा ठीक है अभी अपना काम भी करते हैं। तो उसने क्या किया, जब प्रभाकरण ने और लिट्टे ने, जो लिट्टे का हेड है प्रभाकरण, उसने हथियार नहीं डाले, तो राजीव गांधी ने पहले तो समझाया तमिलों के माध्यम से, जो तमिलनाडु के लोग थे उनके माध्यम से, प्रभाकरण नहीं माना। वो बोले आपने समझौता ही गलत कर लिया। अपने तीन पक्ष हैं, एक पक्ष है वो यहाँ के तमिल हैं, एक यहाँ के सी लिए, एक भारत है। भारत को तो बीच में बैठना चाहिए था और इन दोनों के मध्य क्या करना था, समझौता। भारत का काम तो पंचायती करने का था, समझौता करने का थोड़ी था। समझौता हम दोनों के मध्य करवाता। तो बोला मैं हथियार नहीं डालूंगा। तो राजीव गांधी, तू नहीं डालेगा तो फिर हम तेरे को मारेंगे। मारेंगे तो भारत ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी। देखिए मजेदार नाम देखो आप इसका, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ये पीस कीपिंग फोर्स नीला हेलमेट लगा के किसके यहां जाती है, यूएन की होती है ये तो। और यहां भारत भेज रहा है कहां, क्योंकि भारत यूएन में है तो पीस कीपिंग फोर्स भेज रहा है। श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए फोर्स कौन भेज रहा है, भारत भेज रहा है। अब भारत ने अपनी मिलिट्री यहां डिप्लॉय की श्रीलंका के अंदर। अब तमिलों का इससे सीएलओ से मतलब नहीं है, भारत श्रीलंका है कि सेना उसे भी मतलब नहीं है। इनको तो किनको मारना है, लिट्टे को, क्योंकि लिट्टे क्या नहीं डाल रहा है, समझौते के तहत हथियार नहीं डाल रहा है। अब जब आप यहां जाओगे तो यहां आपको अगर ऑपरेशन चलाने हैं, तो आपको किनका सहयोग लेना पड़ेगा, इनका, क्योंकि यहां आपको बीड़ी खरीदनी है, एक मिलिट्री के उसके फौजी को सिगरेट खरीदनी है, आटा खरीदना है, लूण खरीदना, कुछ भी खरीदना है, तो आपको उस क्षेत्र में जाफना के तमिलों से बात करनी पड़ेगी। अब आपको आती नहीं उनकी भाषा ही, तो आपको किसका सहयोग लेना पड़ेगा, इनका। तो बहुत सारे अफसर मिलिट्री के वो भेजे गए जो मूलतः कहां के थे, तमिलनाडु के। एक तो वो भाषा जानते हैं, तमिलों की मानसिकता जानते हैं, तमिलों की संस्कृति जानते हैं, और दूसरा इनसे मिलके और जाफना के तमिलों को अपने साथ लेके यहाँ के रूट भी तो वही जानते हैं, क्योंकि यहाँ तो जंगल ही जंगल है। तो अब दो प्रकार के अफसर गए, एक वो जो बाकी भारत के थे और एक वो जो कहां के थे, तमिलनाडु के थे। अब ये बताओ, जब यहां तमिलों को मारा जाएगा इस क्षेत्र में भारतीय सेना के द्वारा, तो भारतीय सेना के जो तमिलाई अफसर है वो क्या करेंगे बताओ, वो उसका विरोध करेंगे। वो क्या करते, इन सूचनाओं को लीक कर देते। तो जहां मरने चाहिए थे श्रीलंकाई तमिल, वहां कौन मरती, भारत की सेना। तो कुल मिला के भारतीय सेना के अंदर ही कुछ गुप्तचर तैयार हो गए। परिणाम ये निकला कि लिट्टे का तो कुछ बिगड़ा नहीं, और कौन मरना शुरू हो गई, भारत की सेना। अब जब ऐसे काम होते, अब यहां ना भारत की सेना को इस कहानी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि रूट नहीं जानती, वहां तो पगडंडियां हैं। और आप अगले के क्षेत्र में मैदान में लड़ सकते हो, जंगलों में और पहाड़ों में आप लड़ नहीं सकते। अमेरिका की आंखें निकाल दी थी वियतनाम में, क्योंकि लड़ाइयां कहां हुई थी, पहाड़ों में और जंगलों में हुई थी। तो अमेरिका नहीं टिक पाया, तो भारत की तो था ही क्या। तो इतने सारे अफसर मरे, और ये मरे फौजी की पूछिए मत, और मरे वो दिक्कत नहीं है, इनकी कोई वैल्यू और नाम और नहीं है इनको शहीद तक का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि पीस कीपिंग फोर्स में गए। ये काहे के शहीद है, कोई भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन और भारत और श्रीलंका की लड़ाई थोड़ी हो रही है जिनको कौन सा दर्जा मिले। लेकिन फौजी तो मरे ही हैं अपने, शहीद का दर्जा बाद में जाके जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने ना, तब जाकर इनको दर्जा मिला। और एक दूसरा, इन फौजियों के लिए वहां स्मारक बनाया गया, और उस स्मारक पे कोई भी भारतीय नेता जाता
नहीं था। जबकि फौजी कहां के हैं? भारत के। कि वहां जाते ही और कौन भड़क जाएंगे? सिंहली भड़क जाएंगे। सिंहली नाराज नहीं हो जाए, श्रीलंका नाराज नहीं हो जाए, इसलिए भारतीय फौजियों का श्रीलंका में जो स्मारक था उसमें कोई भारतीय नेता जाता ही नहीं था। इतनी बड़ी बुरी गत हुई किसकी? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की, हमारी ही सेना की। अब कुछ नहीं हुआ इनका, प्रभाकरण का भी कुछ नहीं बिगड़ा और लिट्टे का भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब मजे किसने लिए? ये मजे लिए श्रीलंका में। श्रीलंका ने कहा कि इससे अच्छा उपयुक्त अवसर आ नहीं सकता, तो इसने क्या किया? इसका नाम भी बदल दिया। इसका नाम है IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। अब इसका श्रीलंका ने नाम कर दिया इनोसेंट पीपल किलिंग फोर्स, निर्दोष लोगों को मारने वाली फोर्स। क्योंकि लिट्टे तो हाथ नहीं आता, हाथ कौन आता है? तमिल का आम आदमी जिसका लिट्टे से संबंध है नहीं है, जाफना, उसको पीट देते मिलिट्री वाले। श्रीलंका ने मजे ये लिए कि श्रीलंका ने अब किसकी सहायता शुरू कर दी? लिट्टे की। क्योंकि अगर लिट्टे सरेंडर हो गया तो भारत की सेना वापस यहां से चली जाएगी। अब श्रीलंका को फायदा यह है कि IPKF यहां रहे, और यहां रहे तो वो तभी तो रहेगी जब तक लिट्टे खड़ा रहेगा। तो उल्टा उन्होंने, श्रीलंका के लोग, सेना ने किसकी सहायता शुरू कर दी? लिट्टे की सहायता। बताओ अब कौन लड़ेगा? भारतीय और तमिल। अब श्रीलंका को तो आ रहे मजे, अब मरेगा कौन बताओ? खरबूजा चाहे चाकू भी गिरे, चाकू खरबूजा, मरेगा तो भारतीय, चाहे वो श्रीलंका का रहने वाला तमिल हो और चाहे वो भारत का फौजी हो। और मजे कौन देख रहा है? तो भारत को यहां फंसा लिया श्रीलंका ने, क्योंकि अब इनको सारी सूचनाएं, हथियार श्रीलंका ने देना शुरू कर दिया। ऐसे में गनीमत है कि 89 में राजीव गांधी चुनाव हार गए और भारत वियतनाम सिंड्रोम में फंस चुका था। वियतनाम सिंड्रोम क्या होता है? कि आप बहुत ज्यादा मिलिट्री लगाते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, उसके बावजूद आपको मारा जाता है और आपके मन में भय पैदा हो जाता है, एक मनोविज्ञान पैदा हो जाता है कि छोटा सा ही आपको पीट देता है। इसको वियतनाम सिंड्रोम बोलते हैं। जैसा कि अमेरिका के लोग किससे डरते हैं? वियतनाम से। वैसे ही भारतीय सेना में किसका खौफ पैदा हो गया? लिट्टे का। इसको वियतनाम सिंड्रोम बोलते हैं। 1990 में प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, और पहला ही काम ये किया कि भैया तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं तो इंदिरा गांधी वाली नीति पे चलूंगा, मैं श्रीलंकाई मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। और हाथों हाथ बनते ही पहला काम किया विदेश नीति का, वो वहां से IPKF को क्या बुला लिया वापिस। लेकिन लिट्टे इसको बुला नहीं। 1991 में जब 2 साल बाद मध्यवर्ती चुनाव हो रहे थे संसद के, लोकसभा के, तब कोयम्बटूर में गया था राजीव गांधी, और तब धन्नू ने और इन्होंने राजीव गांधी को मारा था। ये हमने देखा। लिट्टे ने फिर राजीव गांधी को मार के इसका बदला लिया। इतना खतरनाक संगठन था ये। तो हमने, अब क्वेश्चन आया वियतनाम सिंड्रोम। भारत का वियतनाम सिंड्रोम क्या कहलाता है बताओ? श्रीलंका में भारत की इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजना और कौन सा समझौता करना? राजीव जयवर्धने समझौता। तो वियतनाम सिंड्रोम, राजीव जयवर्धने समझौता, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, लिट्टे, प्रभाकरण, जाफना प्रायद्वीप, ठीक है, ये सारी समस्याएं हमने देखी। उसके बाद भारत ने श्रीलंका में दखलंदाजी नहीं की। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। और इस नीति पे पहले कौन चलती थी? इंदिरा गांधी ने कभी भी श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। राजीव गांधी ने गलती की तो भारत जला और खुद राजीव गांधी जला। तो एक सीधा ही पूछते हैं कि किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका से दूर रहने का सिद्धांत दिया? इंदिरा गांधी ने। सीधा ये क्वेश्चन बहुत ही आता है, श्रीलंका से दूर रहने का सिद्धांत इंदिरा गांधी। वो बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम तमिली श्रीलंका के और सिंहली भी श्रीलंका, तुम सेटल हो अपने आप, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो ये हमने तमिल समस्या देखी। लेकिन ये तमिल समस्या वहीं शांत नहीं हो गई। अब भारत ने श्रीलंका से दूर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए जब नेता फैसला लेता है ना, तो उसके फैसले पे पूर्व फैसले भी देखे जाते हैं। तो इंदिरा गांधी के फैसले भी देखे गए और राजीव गांधी के भी फैसले देखे गए।
तो आगामी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वाली नीति पे चले, क्योंकि अगर ऐसे गड़बड़ की तो राजीव गांधी तो सलट गया, हम नहीं सलट जाएंगे। तो किसी भी प्रधानमंत्री ने कोई बहुत ज्यादा दखलंदाजी इस मामले में नहीं की। फिर हो गया 2001। 2001 में हमला हुआ किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर, आतंकवादी हमला। उसके बाद पूरे संसार में जितने भी आतंकवादी समूह थे ना, चाहे वो लिट्टे हो और चाहे मुसलमानों के हो और चाहे किसी भी धर्म और जातियों के जो होंगे, उन सब का सफाया शुरू हो गया और संसार भर में आतंकवाद के खिलाफ माहौल खड़ा हो गया प्रत्येक देश में। पहले ना अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद, क्योंकि पहले अमेरिका का आतंकवाद से कोई वास्ता पड़ा नहीं था। तो अमेरिका, भारत कहता था कि यार मेरे यहाँ कश्मीर में कितने लोग पाकिस्तानी आतंकवादी मार देते हैं, बोले ये स्वतंत्रता संग्राम है, आतंकवाद है नहीं है। जब वहां बम फोड़े ना अमेरिका को, तब पता चला अमेरिका को कि आतंकवाद होता क्या है। उसके बाद उसने संसार भर में आतंकवाद के खिलाफ माहौल बनाया। तो उसमें न केवल वो अलकायदा सल्टा, बल्कि और जितने भी भांति भांति के विभिन्न देशों में आतंकवादी संगठन काम कर रहे थे ना, सबका सल्टना शुरू हो गया। और ऐसे में सहायता किसकी बंद हो गई? लिट्टे की। क्योंकि तमिल है ना, यहाँ अंग्रेज शुरुआत में आ गए थे और तमिल बहुत पढ़े लिखे हैं और संसार के अधिकांश देशों में बहुत ही रिच कौन पाए जाते हैं? तमिल। बहुत ही पैसे वाले थे तमिल और बहुत देशों में फैले हुए, अमेरिका में बहुत है तमिल। ये क्या करते थे? पैसा भेजते थे किसको? प्रभाकरण को। हथियार के जुगाड़ करवाते थे प्रभाकरण के लिए। अब ना अमेरिका ने इन्होंने प्रतिबंध लगाए ना, तो प्रभाकरण के और लिट्टे के पास पैसा आना बंद हो गया, हथियार आना 2000 के बंद हो गया। तो लिट्टे क्या पड़ गया? कमजोर। क्योंकि आपको अगर हजारों लाखों अगर आपको मिलिटेंट है, उनको नौकरी भी देनी है, उनके परिवार भी चलाने, बहुत खर्चा आता है मिलिटेंट संगठन का भी, तो कमजोर पड़ने लगा। इसका फायदा श्रीलंका ने उठाया और महिंद्रा राजपक्षे वहां का राष्ट्रपति बना 2005 में। महिंद्रा राजपक्षे। और इसने आते ही और जाफना में मारकाट शुरू कर दी और वार छेड़ दिया लिट्टे के खिलाफ। और 2-3 साल में श्रीलंका की सेना ने किसका सफाया कर दिया? लिट्टे का सफाया। और एक दिन इसने किसको मार दिया? प्रभाकरण को। प्रभाकरण को तो मारा ही मारा, प्रभाकरण के 2 छोटे छोटे छोरे थे उनको भी मार दिया। तब जब इतना भारी कत्लेआम किया और निर्दोष तमिलों को भी मारा जब श्रीलंका की सेना ने, तब हमने एक संस्था पढ़ी थी 2006 में खड़ी हुई थी, यूएन मानवाधिकार काउंसिल। पहले मानवाधिकार आयोग था, अब क्या बन गई है? परिषद। 47 सदस्यीय परिषद, मानवाधिकार परिषद में ये मुद्दा उठा कि श्रीलंका के अंदर जो श्रीलंका की सेना है वो तमिलों को मार के और मानवाधिकारों का हनन कर रही है। तो श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ इसके अंदर। तो उसमें भारत क्या रहा? एब्सेंट रहा। श्रीलंका इससे नाराज हो गया कि आपको इसका विरोध करना चाहिए था। काय का? मानवाधिकार के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ जो आया था प्रस्ताव, भारत को उसका क्या करना चाहिए था? विरोध करना चाहिए था। इसमें ये था श्रीलंका गलत कर रहा है, भारत को कहना था कि नहीं श्रीलंका गलत नहीं कर रहा, श्रीलंका क्या कर रहा है? सही कर रहा है। और एक बार तो ऐसे कई बार प्रस्ताव है, तो कई बार तो भारत ने इसके प्रस्ताव के समर्थन में भी मत दिया कि बिल्कुल श्रीलंका क्या कर रहा है? मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। तो 2009 के आसपास भारत और श्रीलंका के संबंध फिर खराब हुए जब मानवाधिकार परिषद में मानवाधिकार हनन के मुद्दे उठे श्रीलंका के खिलाफ। तो भारत ने श्रीलंका का विरोध किया और मानवाधिकार हनन का समर्थन किया। तब भी है, तब इंडिया टुडे में बहुत सारी फोटो छपी थी, एक बार पूरा लेख आया था इंडिया टुडे का, और कैसे मारा गया लिट्टे और प्रभाकरण, उसके छोटे छोटे बच्चों को और पत्नी को, वो सारा आया था। बहुत ही विभत्स दृश्य आए थे उस बार। तो ये फिर ऐसे करके कौन सी समस्या की हमने तमिल से। लास्ट मुद्दा ये था मानवाधिकार परिषद वाला, जिसमें श्रीलंका का विरोध किया भारत ने। एक मुद्दा कर रहे हैं कच्चा तीव। ये यहां पाक जल डमरू है, बीच की जल डमरू, तो बीच की जो पानी की राशि है पाक जल डमरू। और इसी पाक जल डमरू में जो भारत और श्रीलंका के बीच में यहां एक टापू है, कच्चा तीव टापू।
श्रीलंका कहता है ये मेरा है। तो 1974 में इंदिरा गांधी ने कहा तेरा है। हमारे पास तो वैसे ही बहुत है, छोटे से टापू के लिए क्या तो झगड़ा करना, क्योंकि इसके लिए ये कई बार ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये कोई आधे किलोमीटर का कोई मुद्दा होगा। एरिया तो ये नॉटिकल मील से देखें तो श्रीलंका में ज्यादा पड़ता है और श्रीलंका के ज्यादा पास में था। तो इस कच्चा तीऊ के ऊपर विवाद था। भारत कह रहा है कि हजारों सालों से मेरा है, श्रीलंका कह रहा है ये मेरा है। तो एक दिन इंदिरा गांधी ने 1974 में इसे किसे सौंप दिया, श्रीलंका को, और उसके बाद ये विवाद समाप्त हो गया। एक इस क्षेत्र में एक और चलता है सेतु समुद्रम प्लान, सेतु समुद्रम। अभी इसको लेके कोई भारत श्रीलंका का विवाद नहीं है, न कोई भारत श्रीलंका के संबंधों को प्रभावित करता है सेतु समुद्रम, ये भारत के अंदर ही गड़बड़ करता है सेतु समुद्रम। सेतु समुद्रम को हम राम जी का क्या बोलते हैं, सेतु बोलते हैं, राम सेतु बोलते हैं। और ये है कहां, इस एरिया में, ये थोड़ा सा, ये जो श्रीलंका और भारत के बीच का जो एरिया है, यहाँ कुछ ऐसा एक एरिया है जहां पानी बिल्कुल इतना के ताक सही है, आप चाहो तो सीधा भी उसको पार कर सकते हो। यानी इतना इतना थोड़ा गहरा मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। तो वहां से है ना वो उतना उथला एरिया है कि वहां से शिप नहीं निकलती, क्योंकि शिप निकलेगी तो उसका नीचे का हिस्सा कहां मिट जाता है, नीचे वो पत्थर है उनके लग जाता है। तो ये थोड़ा सा एरिया है, अगर इसको तोड़ दिया जाए ना तो यहां से क्या गुजर सकते हैं, जहाज। अब जहाज जब यहां से गुजर जाएंगे तो इनको कहां का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, श्रीलंका का हजारों किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहां से कोई आया इस साइड से, यहां से मान लो यहां से कोई आया, तो इतना चक्कर क्यों लगाएगा श्रीलंका का, सीधा यहां से निकल के कहां चला जाएगा, ऊपर इस साइड चला जाएगा, दक्षिण पूर्व में चला जाएगा, चीन चला जाएगा, जापान इस साइड में। तो भारत अगर इसको डेवलप कर लेता है तो इसे व्यापार में वृद्धि होगी, रूट क्या हो जाएगा, छोटा। भारत को चाह बाहर जाना है, बताओ कैसे जाएगा, इस साइड से, इस साइड कलकत्ता बंदरगाह से माल का लदान हुआ है तो यहां से नहीं निकलेगा, बल्कि पूरा राउंड किसका लगाओ, श्रीलंका का, और फिर यहां जाओ चाह बाहर में, तो यहां सीधे से यहां से निकल जाओ ना। लेकिन आप सेतु समुद्र को छेड़ नहीं सकते, क्यों, किसने बनाया, राम ने बनाया। तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट एक बार चढ़ा कि इसको तेजी लाते हैं, लेकिन उसके बाद ये क्या पड़ गया है, ठंडा पड़ गया। अब इस पे कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि दरअसल राम सेतु है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। ये है कच्चा तीऊ टापू, ये है तमिलों की समस्या। ये तो भावनात्मक मुद्दा है, व्यापार अलग होती है, भावनाएं अलग होती है। तो ये हमने भारत और श्रीलंका के आपसी संबंध देखे। और कोई टॉपिक, अब एक टॉपिक रह गया जिसकी हमने चीन के दौरान चर्चा कर ली थी, और वो है यहां पाए जाने वाला एक बंदरगाह जिसका नाम क्या है बताओ, हबन बटोटा। यहां हबन बटोटा पाया जाता है। जगह नहीं बची। अब इसकी बार बार अपने को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हबन बटोटा देखिए है तो बड़ी है ना, ये सॉलिड जगह पे, क्यों यहां है ये। तो यहां से जितने भी जहाज आते हैं ये तेल भर सकते हैं, यहाँ चीजों को उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। श्रीलंका में व्यापार बढ़ सकता है इससे, क्यों, श्रीलंका के पास एक बहुत बड़ा पोर्ट तैयार हो गया, और ये जितने भी यहाँ से जहाज आ सकते हैं उनके रुकने का ठिकाना तैयार हो गया। आओ चाय पियो, पानी पियो, सारा ना। तो ये है तो वाकई में बड़ी जोरदार जगह है, लेकिन यहाँ रुकते कम है, सीधा ऊपर सिंगापुर इस साइड चले जाते हैं, वहां जाके रुकते हैं ये जहाज, यहाँ नहीं रुकते ये। इसलिए प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये ज्यादा कामयाब हुआ नहीं है। लेकिन चीन को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीन को एक बहुत ज्यादा जोरदार क्या मिल गया है, एरिया। इससे ना ये पूरे एरिया पे ना निगरानी कर सकता है यहाँ से। तो पहले तो इसका डेवलपमेंट की चर्चा हुई थी। श्रीलंका ने कहा मैं पहले ब्याज दे दूंगा, फिर के ब्याज चुक जाएगा तो तेरे को मूलधन भी दे दूंगा। और एक दिन ब्याज इतना हो गया कि ब्याज ही चुकाया नहीं गया, मूलधन तो दूर है। तो श्रीलंका ने कहा कि अब तो इसको क्या ले लीज के ऊपर। हम जो किसान हैं हमारे पास, हम भी भूमि के मालिक नहीं है, बल्कि भारतीय सरकार और राज्यों की सरकारों ने हमें इस भूमि को 99 साल की लीज पे दे रखा है। आप कभी भूमि का पट्टा देखना, किसानों की भूमि 99 साल की लीज के ऊपर है। तो वैसे ही 99 साल की लीज का मतलब उम्र किसकी है, ये आपकी है। लीज को कभी ना भंग किया जा सकता है।
तो 99 साल की लीज के ऊपर, यानी मालिकाना हक अब किसका हो गया इसके ऊपर, चीन का। हालांकि जो मालिकाना हक और 99 साल की लीज दी गई उसमें ये लिखा हुआ है, भारत ने दबाव डाला श्रीलंका पे कि चीन के साथ तो ऐसा मत कर लेना कि इसके अंदर वो लिख दे चीनी भाषा में कि ये हाँ भारत क्या करेगा, चीन यहाँ क्या करेगा, सैन्य गतिविधियां भी चला सकता है। तो पीछे ना पनडुब्बियां आई थी, परमाणु पनडुब्बियां आके खड़ी हो गई चीन की, तो भारत को पता चला, तो भारत ने श्रीलंका को ये क्या हो रहा है, तब फिर श्रीलंका ने चीन को कहा कि देखिए अपनी बात हुई थी, आप व्यापारिक उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग करोगे, सैन्य उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग नहीं करोगे। फिर भी यहाँ उपस्थित हो गई है किसकी, चीन की। अब ये भारत का व्यापार प्रभावित कर सकता है, भारत के जहाजों को यहाँ रोक सकता है, ये संकट हो गया भारत के साथ। फिर इसमें भारत इसके अगेंस्ट में कौन सा वो विकसित कर रहा है, त्रिकमोली, जापान के साथ मिलकर त्रिकमोली बंदरगाह को विकसित कर रहा है। ये हमने एक और देश के साथ संबंध देखे, किसके साथ है, श्रीलंका के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।